एक लड़की जो अपने बेहतर करियर की तलाश में अपने शहर को छोड़कर एक अनजान शहर में जाती है, जहां पे उसे अपने मनपसंद की नौकरी नहीं मिल जाती है, बल्कि बड़ी खुशहाल तरीके से 2 सालों तक अपना जीवन भी व्यतीत करती है। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, एक दिन बड़ी ही बेरहमी तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी इस तरीके से की जाती है कि उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों को भी नहीं मिलता है। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है कि जब इसका असलियत उसके परिवार वालों को मालूम चलता है तो सब के सब एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है गुजरात प्रदेश की। गुजरात का एक शहर पड़ता है राजकोट, और इसी राजकोट का एक ग्रामीण इलाका का गांव आता है पदधारी। एक ऐसा गांव जिस गांव में मैक्सिमम लोग पशुपालन और खेती किसानी करके ही अपना गुजारा करते हैं, जिस गांव के आसपास में कोई छोटा मोटा शहर भी नहीं होता है। दरअसल गांव के आसपास में दूर दूर तक खाली खेत पड़ा है या फिर जंगल भरा पड़ा हुआ है। बात कर रहा हूं मैं 9 अक्टूबर 2023 के दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। दरअसल इसी गांव के चरवाहे हर रोज के तरह जब अपने पशुओं को लेकर खेतों में चराने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि खेतों के बीचे बीच एक बहुत बड़ा ट्रॉली बैग जल रहा था। कुछ चरवाहे जब पास से जा करके देखते हैं तो वहां का नज़ारा देख एकदम से डर जाते हैं। दरअसल उस ट्रॉली बैग में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था। चरवाहे जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, वहां से भागते दौड़ते गाँव में जाते हैं और इस बात की जानकारी गांव के लोगों को देते हैं। इधर गांव के लोगों को जब मालूम चलता है, धीरे धीरे लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देता है। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले घटनास्थल की मुआयना करती है। पुलिस जब उस बैग को खोलती है तो उस बैग में एक महिला की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास थी। दरअसल बैग के साथ साथ वह महिला भी पूरी तरीके से लगभग जल चुकी थी। वहां पे कुछ लकड़ियां भी पड़ा हुआ था, जिसमें से पेट्रोल का सुगंध आ रहा था, जिसे देख करके पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद इस महिला की हत्या कहीं और की गई है और डेड बॉडी को यहाँ पे ठिकाने लगाया गया है। पुलिस जब उस महिला की डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब यह हो जाता है कि जब तक मरने वाली महिला का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस अब उस महिला के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस इलाके के तमाम जिलों के तमाम थानों में जाती है और जाकर के पूछताछ करती है कि क्या किसी भी महिला के जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और अभी तक वो बरामद नहीं हुई है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के किसी भी महिला के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं मालूम चलता है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, धीरे धीरे लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। ना तो उस महिला के बारे में कुछ मालूम चलता है और ना ही कोई व्यक्ति थाने में जाकर उस महिला के बारे में पूछताछ करता है। चूंकि डेड बॉडी भी पूरी तरीके से खराब हो चुका था, इसीलिए खुद पुलिस ही उसका अंतिम संस्कार कर देती है। पर पुलिस की लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है, तभी पुलिस की नज़र उस बैग पे जाती है जिस बैग में उस महिला की डेड बॉडी बरामद हुई थी। हालांकि बैग भी लगभग जल ही चुका था, लेकिन पुलिस जब बैग को चेक करती है तो आखिरकार बैग का उसमें लोगो मिल जाता है, जिससे उस बैग की कंपनी के बारे में मालूम चल जाता है। पुलिस जाकर के अब उस कंपनी से मुलाकात करती है कि ये बैग राजकोट शहर में कौन कौन से दुकानों में सप्लाई की जाती है। जब दुकानों की लिस्ट मिल जाती है, पुलिस अब उन तमाम दुकानों में जाकर के पूछताछ करती है। दरअसल पुलिस जब उस दुकान में जाती है तो जाकर के कहती है कि इस टाइप का बैग जो भी कस्टमर खरीदा है उनकी सारी डिटेल्स हमें 5 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक का चाहिए। हालांकि ये काम पुलिस के लिए आसान नहीं था, लेकिन पुलिस के सामने कोई रास्ता भी नहीं बचा हुआ था। पुलिस जब तमाम दुकानों से कस्टमर का डिटेल्स इकट्ठा करती है तो मालूम चलता है कि इन 10 दिनों में उस तरह का बैग 27 कस्टमरों को बेचा गया था। पुलिस उन तमाम कस्टमरों का डिटेल्स अपने पास लेकर चली आती है और फिर बारी बारी से तमाम कस्टमर के नंबर पर फ़ोन करना शुरू करती है और सारे कस्टमर से एक ही सवाल करती है कि जो आप लोगों ने ये बैग खरीद करके लाया है वो बैग हमें दिखाइए।
कुछ कस्टमर तो वीडियो कॉल पे ही अपने उस बैग को दिखा देते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर जब बैग को नहीं दिखाते हैं, पुलिस उनके घर पे जाती है और घर में जाकर के बैग को देख करके आती है। हालांकि पुलिस सारे कस्टमर से पूछ तो लेती है, लेकिन एक कस्टमर उसमें एक ऐसा होता है कि जब पुलिस उस कस्टमर से उस बैग के बारे में पूछती है तो कस्टमर पुलिस वालों को जवाब देता है कि दरअसल मैंने वो बैग अपने एक रिश्तेदार को दे दिया है। पुलिस कहती है कि जिसको भी तुमने वो बैग दिया है हमें उसका डिटेल्स चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति डिटेल्स देने के बजाय फ़ोन कट कर देता है और पुलिस जब दोबारा उसके नंबर पर फ़ोन करती है तो वो व्यक्ति फ़ोन भी नहीं उठाता है, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के ऊपर शक चला जाता है, जिसका नाम है मेहुल चोटलिया। मेहुल चोटलिया जो इसी राजकोट शहर के गांधीग्राम इलाके का रहने वाला है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब मेहुल फ़ोन नहीं उठाता है, आखिरकार अगले दिन 5 दिसंबर को सुबह सुबह पुलिस अपनी टीम के साथ मेहुल के घर पे पहुंच जाती है। उस वक्त मेहुल भी अपने घर पे ही मौजूद था। पुलिस मेहुल से फिर से उस बैग के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन मेहुल पुलिस को सही तरीके से जवाब नहीं देता है। इसीलिए पुलिस अब उसके घर की तलाशी लेती है। पर पुलिस जब उसके घर की तलाशी लेती है तो उसके घर में किसी महिला के कई तरह के सामान भी बरामद होती है, लेकिन उस घर में कोई महिला मौजूद नहीं थी। इसीलिए पुलिस मेहुल को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर मेहुल से उस महिला की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन मेहुल एक पर एक झूठ बोलना शुरू करता है। पुलिस कई घंटों तक मेहुल को बिठाकर उसे पूछताछ तो करती है, लेकिन मेहुल जब अपने झूठ से थक जाता है, आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मरने वाली लड़की का नाम है आयशा मकवाना, जो अहमदाबाद शहर की रहने वाली है। लेकिन मेहुल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, खास करके इसकी असलियत आयशा के परिवार वालों को जब मालूम चलता है तो खुद उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। मेहुल जो इसी राजकोट शहर से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है और फिर उसे राजकोट शहर के एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर पद की नौकरी मिल जाती है, जिसमें वो अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। मेहुल जब ठीक ठाक पैसा कमा लेता है, आखिरकार गांधीग्राम इलाके में अपना एक फ्लैट भी खरीद लेता है। मेहुल के पास सारी सुविधाएं तो हो जाती है, लेकिन अगर उसके पास कुछ नहीं होता है तो उसे एक गर्लफ्रेंड की कमी महसूस होती है। इसलिए मेहुल अब एक लड़की को ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन उसी के होटल में मेहुल की मुलाकात आयशा मकवाना से होती है। आयशा जो अहमदाबाद से रह करके MBA तक की पढ़ाई कर चुकी है, पढ़ाई जब उसकी कंप्लीट हो जाती है, एक बेहतर करियर की तलाश में राजकोट शहर में आती है। थोड़ी सी जब कोशिश करती है, आखिरकार आयशा को भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। आयशा का भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता है। इधर मेहुल और आयशा की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पर दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से आयशा मेहुल के साथ उसी के घर में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है। पर आयशा जब मेहुल के साथ में रहना शुरू करती है, इस बारे में अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताती है। शुरू में तो समय बेहतर तरीके से गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे गुजरना शुरू होता है, आखिरकार दोनों एक दूसरे के हकीकत से वाकिफ़ हो जाते हैं। दरअसल दोनों पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन किसी का जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अब जब एक ही घर में दोनों एक साथ रहना शुरू करते हैं, हर छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आयशा और मेहुल के बीच में काफ़ी दूरियां भी हो जाती है। पर इतने सारे झगड़े तकरार होने के बावजूद भी आयशा मेहुल को छोड़कर वापस नहीं जाती है। हर रोज़ की तरह 6 अक्टूबर को भी शाम के वक्त मेहुल और आयशा के बीच किसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। लेकिन इस झगड़े तकरार से आयशा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि गुस्से में ही मेहुल को एक जोरदार का तमाचा लगा देती है। पर जैसे ही तमाचा मारती है, मेहुल भी एकदम से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ही आयशा का गला दबा देता है, जिसकी वजह से आयशा की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। पर आयशा की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से मेहुल भी एकदम से डर जाता है। दरअसल मेहुल को अब ये डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल पुलिस उसे पकड़ेगी और वो जेल चला जाएगा। इसीलिए अब मेहुल अपने आप को बचाने के लिए और आयशा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल मेहुल आयशा की डेड बॉडी को अपने बेड के बॉक्स में रख देता है और 2 दिनों तक इधर उधर घूमते रहता है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार अब डेड बॉडी से बदबू बाहर आनी शुरू हो जाती है, जिसे लेकर मेहुल एकदम से परेशान हो जाता है। मेहुल को लगता है कि अगर ये बदबू आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल गया, वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए 8 अक्टूबर को सुबह सुबह मार्केट में जाता है और एक शोरूम से ब्रांडेड ट्रॉली बैग खरीदता है
हालांकि ब्रांडेड ट्रॉली बैग जब खरीदता है दुकानदार वो बैग तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ उस बैग का 1 साल का वारंटी भी दे देता है। लेकिन वारंटी देने के लिए मेहुल का पूरा एड्रेस नोट कर लेता है। मेहुल जब उस बैग को लेकर आता है अपने घर पे, डेड बॉडी को बाहर निकालता है और उस डेड बॉडी को उसी बैग में पैक कर देता है। और फिर 8 तारीख को ही शाम के वक्त उस डेड बॉडी को अपने गाड़ी में लोड कर अपने घर से निकलता है और फिर वहाँ से पदधारी गांव के इलाके में जाता है। जब वहाँ पे सुनसान जगह दिखता है, बैग को वहीं पे निकाल करके रख देता है और फिर बगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर उसी बैग पे रख देता है और फिर अपनी गाड़ी के अंदर से पेट्रोल निकाल कर उस बैग के ऊपर छिड़कता है और फिर उसे आग के हवाले कर देता है। आग अभी जल ही रही होती है कि मेहुल वहाँ से वापस अपने घर चला आता है। मेहुल वापस अपने घर चलाता है। वो तसल्ली से पूरी नींद में सोता है क्योंकि मेहुल को पूरा यकीन होता है कि डेड बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी होगी। लेकिन बदकिस्मती से डेड बॉडी और वो बैग पूरी तरीके से जल नहीं पाया था। अगले दिन इधर पदधारी गांव के चरवाहे जब अपने पशुओं को लेकर खेतों में जाते हैं, उस डेड बॉडी को देख लेते हैं। वाकई में मेहुल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस मेहुल को गिरफ्तार कर अगले दिन जिला अदालत में पेश कर उसे जेल तो भेज देती है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की जानकारी आयशा के परिवार वालों को देती है। इधर आयशा के परिवार वाले जब थाने में पहुंचते हैं, पुलिस जब पूरी कहानी उन्हें बताती है तो ये सुनकर सब के सब चीख करके रोने लगते हैं। दरअसल उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि उनकी बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है सम्राट सिद्धनाथ मौर्य। सम्राट सिद्धनाथ मौर्य जो कैमूर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सलमान अली। सलमान अली जो सोनीपत हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अजय कुमार। अजय कुमार जो चित्तौड़ी जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं सहेंद्र रवि। सहेंद्र रवि जो पांडु पलामू झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं अल्ताफ़ अहमद। अल्ताफ़ अहमद जो बेंगलुरु के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।